हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है मिसेस आनंद क्लासेस और मैं हूं स्मृति। तो आज हम लोग करेंगे पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एक्सक्यूज मी, लास्ट क्लास में हमने इसका पार्ट 1 किया था। हमने फंक्शंस तक कंप्लीट किया था। अगर आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज आप पहले जाइए और उस वीडियो को चेकआउट कीजिए, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में भी मैं पार्ट 1 का लिंक डाल रही हूं, तो आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए और मिसेस आनंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये है आपका पार्ट 2 और मोस्ट प्रोबेबली ये लास्ट पार्ट होगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। सो वर्किंग्स आज स्टार्ट करेंगे। द कमीशंस हेडक्वार्टर्स इज इन दिल्ली एंड इट कैन आल्सो एस्टैब्लिश ऑफिसेस इन अदर प्लेसेस इन इंडिया। सो हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली में है। सो हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है और भी अदर प्लेसेस में हो सकता है, ठीक है। It has all the powers of a civil court and its proceedings have a judicial character. So इनके पास क्या powers है? Powers of a civil court की powers है, ठीक है। It may call for information or report from the central and state governments or any other authority subordinate thereto. So ये कोई भी information मांग सकते हैं central या फिर state government से अगर इनको requirement हुई तो। The commission has its own nucleus of investigating staff for investigation into complaints of human rights violations. So इसके खुद के members है, commission में खुद के members है जो look into करते हैं अगर कोई भी complaint आता है human rights violation के ऊपर। Besides, it is empowered to utilize the services of any officer or investigation agency of the central government or any state government for the purpose. So, ये किसी का भी मदद ले सकते हैं, be it officer from the central government या फिर state government. It has also established effective cooperation with the NGOs. So NGOs के साथ भी इनका अच्छा लिंक अप है, ठीक है, लिंकेज है, ठीक है। The commission is not empowered to inquire into any matter after the expiry of 1 year from the date on which the act constituting violation of human rights is alleged to have been committed. In other words, it can look into a matter within 1 year of its occurrence. So, कोई भी मैटर को, अगर कोई भी इंसिडेंट हुआ है विद इन उसके 1 साल, इंसिडेंट होने के 1 साल तक ही इनको पावर दिया गया है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि वो उसमें देख सकते हैं, उस मैटर में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है। The commission may take any of the following steps during or upon the completion of an inquiry. So, ये सारे स्टेप में से कोई भी स्टेप ले सकते हैं ड्यूरिंग या फिर जब इंक्वायरी कंप्लीट हो जाए। So, स्टेप्स क्या है? It may recommend to the concerned government or authority to make payment of compensation or damages to the victim. So, पेमेंट कर सकते हैं या फिर damages जो भी हुआ है उसका compensation कर सकते हैं victim को। It may recommend to the concerned government or authority the initiation of proceedings for prosecution or any other action against the guilty public servant. So ये recommend भी कर सकते हैं concerned government को या फिर authority को कि कोई भी जो public servant के against action लिया जाए, ठीक है। It may recommend to the concerned government or authority for the grant of immediate interim relief to the victim. So होता है ना, एक मतलब एक रिलीफ हम देंगे काम होने के इन्वेस्टिगेशन के बाद, एक जो विक्टिम को इंटरिम रिलीफ देना है वो भी दे सकते हैं। इट में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट कंसर्न फॉर द नेसेसरी डायरेक्शन। सो ये अप्रोच भी कर सकती है किसको? हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। So role from the above it is clear that the functions of the commission are mainly recommendatory in nature. So it is very important कि ये जो भी functions हैं वो recommendatory है, मतलब सिर्फ एडवाइस कर सकते हैं, ठीक है।
सिर्फ एडवाइज कर सकते हैं, कमीशन सिर्फ एडवाइज कर सकती है गवर्नमेंट को। इट हैज नो पावर, इनके पास कोई भी पावर नहीं है पनिश करने का, जो जिसने भी बीट ऑर्गेनाइजेशन बीट इंडिविजुअल उसको जिन्होंने ह्यूमन राइट्स वायलेशन किया है उसको पनिश करने का इनको अधिकार नहीं दिया गया। ओके, दे डोंट हैव द राइट टू पनिश any person or organization who has violated human rights. Okay, notably its recommendations are not binding on the concerned government or authorities. So recommendatory in nature and recommendations are not binding. Okay, very important point. बाइंडिंग नेचर के नहीं होते हैं, ठीक है। ओके, द गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि रिकमेंडेशंस जो ये कमीशन देती है गवर्नमेंट को वो ऐसे ही बस इधर उधर कर दे, ऐसा भी नहीं है। दे कैन नॉट वॉश अवे द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द कमीशन। ओके, द कमीशंस रोल मे बी रिकमेंडेटरी एडवाइजरी, yet the government considers the cases forwarded by it. It is therefore improper to say that the commission is powerless. Okay, लीगली कोई पावर नहीं है, बट गवर्नमेंट ऐसा भी नहीं कर सकती कि एक भी रिकमेंडेशन जो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिया है उसे नहीं इम्प्लीमेंट करे, ठीक है, ऐसा भी नहीं कर सकती। Moreover, the commission has a limited role, powers and jurisdiction with respect to the violation of human rights by the members of the armed forces. So आर्म फोर्सेस के केस में इनको बहुत मिनिमम पावर दिया गया है, ठीक है। अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट दैट इज 1993, द आर्म फोर्सेस मींस द नेवल, मिलिट्री एंड एयर फोर्सेस एंड इंक्लूड्स एनी अदर आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन। सो इनके लिए इनका रोल बहुत कम है। In this sphere, the commission may seek a report from the central government. So इनके केस में जो कमीशन है उनको एक रिपोर्ट लेना होगा सेंट्रल गवर्नमेंट से, then he or she can give recommendations. The central government should inform the commission of the action taken on the recommendations within 3 months. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इन्फॉर्म करना है 3 महीने के अंदर जो भी रिकमेंडेशंस कमीशन ने दिए हैं उस पे क्या हुआ है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम है विद इन 3 months। ओके, टाइमलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, विद इन 3 months इसके अंदर में उन्हें बताना है कि जो रिकमेंडेशंस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने दिया था उसका क्या हुआ, ठीक है। सो प्रॉब्लम्स क्या है वो हम लोग देखते हैं। The commission itself identified the various problems faced by it and its effective functions. So various problems जो कमीशन ने खुद देखा है, उन्हें इफेक्टिव अपने काम करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस किया है। सो पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स में क्या है, द कमीशन इज कंप्लाइंट विथ पेरिस प्रिंसिपल्स व्हिच स्टेट्स दैट द नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन शैल हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर व्हिच इज सूटेड फॉर द स्मूथ कंडक्ट ऑफ इट्स एक्टिविटीज, इन पर्टिकुलर एडुकेट फंडिंग एंड स्टाफ। ठीक है, ये जो कमीशन है किससे, पेरिस प्रिंसिपल पे चलती है, ठीक है। जो हमारी कमीशन है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन वो पेरिस प्रिंसिपल पे चलती है। द पर्पस, ये फंडिंग जो होगा इसका पर्पस क्या है, टू इनेबल इट टू हैव इट्स ओन स्टाफ एंड प्रीमाइसेस। सो ये फंडिंग से क्या होगा, इनके खुद के स्टाफ होंगे, खुद का प्रीमाइसेस होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ द गवर्नमेंट होगा, ठीक है। The role of commission is expanding day by day and it's handling more or less 1 lakh complaints every year, ठीक है। लगभग ये 1 lakh complaints हैंडल कर रही है, ठीक है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स क्या है, द कमीशन रिसीव्स ग्रांट्स इन एड एवरी ईयर from the government of India, Ministry of Home Affairs. So इन्हें financial constraints भी होता है, तो
इन्हें कहाँ से मिलता है बताइए? अभी जस्ट मैंने आपको बताया ये फंडिंग कहाँ से, ग्रांट्स एंड कहाँ से मिलता है? होम मिनिस्ट्री से, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. It may spend such sums as it thinks fit for performing its functions. With this financial independence, the commission functions effectively. So ये financial independence तो दिया हुआ है, लेकिन however the commission wishes to have financial autonomy to purchase vehicles as the same has not been delegated. So फाइनेंशियल ऑटोनॉमी व्हीकल्स परचेज करने में नहीं दिया गया है. मैन पावर कंस्ट्रेंट्स भी है. Since its inception, the Commission has never had the full sanctioned strength as compared to the available strength. So जितना sanctioned strength होना चाहिए उतना आज तक कभी नहीं हुआ है. जो अवेलेबल स्ट्रेंथ है वो फुल लेंथ, फुल जितने भी सैंक्शन हुए हैं वो नहीं है. स्ट्रेंथ कम है, ठीक है. सो इसके कारण क्या होता है? इट इज कंपेल्ड टू एंगेज. सो ये क्या करते हैं? रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिसर्स को फोर्स्ड है एंगेज करने के लिए, क्योंकि उनके पास स्ट्रेंथ नहीं है एडिक्वेट, ठीक है. The commission struggles to cope up with the expectations of the victims of human rights violations throughout the country and is unable to fulfill its mandate of protecting. It requires creation of various posts. So वो क्यों नहीं कर पा रही है इफेक्टिवली? क्योंकि ये सारे कंस्ट्रेंट्स हैं और इतना बर्डन है उनके पास, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं है, उतनी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं है, जिसके कारण वो नहीं कर पाते हैं अपने काम को इफेक्टिवली, ठीक है. शॉर्टेज ऑफ एक्सपीरियंस्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स. सो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स जो एक्सपीरियंस्ड है उसका भी शॉर्टेज है. Affected to some extent conducting spot inquiries on custodial deaths, torture, illegal detention for which sufficient number of experienced staff are required. देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं इन्वेस्टिगेशन में, इंक्वायरी करने में. मान लीजिए किसी का डेथ हो गया तो इतने सारे स्टाफ्स नहीं है उनके पास, बहुत बड़ा उनको ये कंस्ट्रेंट बोल सकते हो आप. The law division, which is the backbone of the commission, also faces a lot of problems. So कौन सा division backbone है? The law division, okay? लॉ डिवीजन वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करती है. तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है उनकी? इन परफॉर्मिंग इट्स पिवटल रोल इन हैंडलिंग डिस्पोजिंग ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ कंप्लेंट्स. तो नंबर ऑफ कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा है. इंडिया इज अ वर्स्ट कंट्री और यहाँ पे लगभग 1 लाख से 1.5 लाख कंप्लेंट्स हर ईयर आती हैं. तो इतना स्टाफ अगर कम रहेगा, एडिक्वेट स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी रहेगा, तो फिर ये कैसे अपने फंक्शंस को कैरी आउट करेंगे? सो दीज आर द 3 मेन कंस्ट्रेंट्स ऑफ दिस और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द कमीशन. ओके. In 2017, the Supreme Court expressed its concern over the shortage of manpower. 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कंसर्न दिखाया था कि इनके पास जो मैन पावर है बहुत शॉर्टेज है. In the commission and directed the government of India to take note of the concerns of the commission. So government of India को बोला था कि इनका नोट भी ले लो, बट ऐसा कुछ होता नहीं है. बहुत सारी चीजें होती है कंट्री में, लेकिन सब कुछ फुलफिल नहीं होता है. बट वी नीड टू सी कि हम कहाँ पे अपनी सजेशंस दे सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को, ठीक है, अपनी कंट्री को. सो इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है और ये चैप्टर भी, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन. इफ you have found this video informative, and trust me, you will find this video informative. और अगर आपको ऐसा लग रहा है तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए ना मिसेस आनंद क्लासेस को. आप बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हो मुझे, बट सब्सक्राइब करने में बहुत कंजूसी कर रहे हो. तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए. बस सब्सक्राइब बटन को क्लिक ही तो करना है. अपने फ्रेंड्स के साथ भी लाइक और शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो. अच्छा, इस चैप्टर के बाद इसमें भी मैं एमसीक्यूज प्रैक्टिस कराऊंगी. देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट चैप्टर विच इज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो बहुत ज्यादा सिमिलर होंगी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन से ही. इसकी वर्किंग, फंक्शन सब ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगी, बट एक बार हम लोग देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है. तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे कंप्लीट, और उससे पहले हम लोग एमसीक्यूज को देखेंगे. और इसका पहला पार्ट भी मैं इसके लिंक में डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. हैव अ ग्रेट डे.